स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछते कि इस टाइम पर मानवता के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज का मंडरा रहा है, तो शायद आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग या उसकी वजह से बहुत तेजी से हो रहा क्लाइमेट चेंज। हम और आप इस बात पर एग्री करें या ना करें, लेकिन उससे क्लाइमेट चेंज को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो हमारे रिकॉग्निशन का इंतजार कर रहा है। उल्टा क्लाइमेट चेंज तो आज एक बहुत बड़ी डिजास्टर्स स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो पिछले साल क्लाइमेट चेंज के सबसे विजिबल इंपैक्ट देखे गए और 2023 को अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि एक बार भले ही हम न्यूक्लियर वॉर से बच जाएं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से बचना आज नामुमकिन है। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज का सबसे सीवियर इंपैक्ट हमें दुनिया भर के पिघलते ग्लेशियर्स के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन ये मेल्टिंग ग्लेशियर्स बस खुद तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल पब्लिश्ड एक स्टडी ने कॉशन किया कि ये मेल्टिंग ग्लेशियर्स 2025 तक गल्फ स्ट्रीम के कोलैप्स की शुरुआत कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो दुनिया का एक वाइटल करंट ओशन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जाहिर है कि अगर ये खत्म होगा तो इस पर निर्भर सभी लाइफ साइकिल्स खत्म हो जाएंगे और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हमें तबाही का एक नया मंजर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो साइंटिस्ट का कहना है कि इन स्टडीज के खुलासे चौंका देने वाले हैं। ये स्टडीज क्लाइमेट चेंज से होने वाली जिस स्पीड को प्रेडिक्ट कर रही है वो बहुत ही डेवास्टेटिंग हो सकती है। हालांकि उनके पास इन सभी चेंजेस का टाइम स्केल प्रेडिक्ट करने के लिए एनफ डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस बात पर श्योर है कि जैसे ही चेंजेस टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए तो मानव जाति के लिए उसको वापस रिवर्स करना संभव नहीं होगा। ये चेंजेस ह्यूमन टाइम स्केल्स पर इरिवर्सिबल साबित होंगे। और दोस्तों, ये सब सुनने में जितना डरावना लगता है, ये चीजें असल में भी उतनी ही डेंजरस हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी शॉकिंग स्टडी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि गल्फ स्ट्रीम आखिर होती क्या है, ये क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट करती है, साथ ही ऐसा क्या हुआ है कि 2025 से स्ट्रीम अपनी उल्टी गिनती शुरू करने वाली है और इसके कोलैप्स होने से मानवता पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ओशंस में आमतौर पर 3 तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वेव्स, टाइड्स और करंट शामिल हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो वेव्स ओशन एनर्जी के कारण फॉर्म होती है, जिसकी वजह से ओशन वाटर अप एंड डाउन मूवमेंट शो करता है। वहीं दूसरी ओर जब सन एंड मून के अट्रैक्शन के चलते ओशन का वाटर ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करता है तो उसको टाइड कहा जाता है और ये आमतौर पर दिन में 2 बार देखने को मिलती है। देखिए, अगर ओशन करंट्स की बात करें तो सी वाटर के कंटिन्यूअस, प्रेडिक्टेबल और डायरेक्शनल मूवमेंट को कहा जाता है। जैसे आसान शब्दों में कहें तो ये ओशन वाटर का मैसिव मूवमेंट होता है जिसको तमाम तरह के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन करंट्स को मुख्य तौर पर टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी जैसे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। ये एक तरीके से ओशंस में ह्यूज रिवर फ्लो जैसे होते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो ओशन वाटर को 2 डायरेक्शंस में मूव करता है, जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टली और दूसरा है वर्टिकली। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को ही करंट्स कहा जाता है, जबकि वर्टिकल चेंजेस को अपवेलिंग से डाउनवेलिंग्स कहा जाता है। ये ओशन करंट्स हमारे क्लाइमेट को डिफाइन करने में एक अहम रोल निभाते हैं, जिससे ह्यूमन काइंड और हमारे बायोस्फीयर को सीधे तौर पर इम्पैक्ट करते हैं। और गल्फ स्ट्रीम ऐसा एक रोबस्ट ओशन करंट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ओरिजिनेट होता है। ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन के क्लाइमेट को डिफाइन करने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ इस करंट के हीटेड वाटर्स एक नेचुरल कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम करते हैं, जो इक्वेटर की वार्मथ को पोलर रीजन्स तक लेकर आते हैं और अपने इसी रूट पर पड़ने वाले सभी रीजन्स के वेदर पैटर्न्स को ये एक बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। दोस्तों, करंट्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो ह्यूमन काइंड और बायोस्फीयर के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही अहम हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
लेकिन यहाँ पर दुविधा ये कि क्लाइमेट चेंज के चलते अटलांटिक महासागर की करंट्स बहुत ही अनस्टेबल हो रही हैं और ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब है जहां से वापसी संभव नहीं है। द गार्जियन के मुताबिक एक नई स्टडी ये कहती है कि यदि हमने अपने अगर ग्लोबल कार्बन एमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं किया तो गल्फ स्ट्रीम 2025 से 2095 के बीच कोलैप्स हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की इस स्टडी को लीड करने वाले प्रोफेसर पीटर डटलेवसन कहते हैं कि इन फाइंडिंग्स के बाद हमें एक्सट्रीमली कंसर्न रहने की जरूरत है। आप देखेंगे तो इस रिसर्च में इन्वॉल्व साइंटिस्ट का कहना है कि वो उस रिसर्च की फाइंडिंग से शॉक्ड हैं। उनके मुताबिक रिसर्च गल्फ स्ट्रीम के कोलैप्स की जो स्पीड फोरकास्ट कर रही है वो सचमुच में डराने वाली है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये मानव इतिहास का एक्सेप्शनली सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फिनोमेनन जिसको एमओ कहते हैं वो धरती पर पिछले 12,000 सालों से ऑपरेशनल है। आपको बता दें कि गल्फ स्ट्रीम असल में ओशन करंट्स का एक ब्रॉडर नेटवर्क का कंपोनेंट है और इस नेटवर्क को ऑफिशियली अटलांटिक मेरिडियनल ऑल्टर्निंग सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अटलांटिक मेरिडियनल ऑल्टर्निंग सर्कुलेशन ओशन करंट्स का एक वास्ट सिस्टम है जो ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम एक मरीन कन्वेयर बेल्ट का काम करता है जो अपने ऊपर हीट, कार्बन एंड न्यूट्रिशंस को ट्रॉपिक्स से आर्कटिक सर्कल की ओर लेकर जाती है और वहां ये कूल्स होकर डीप ओशन में सिंक ऑफ जाते हैं। साथ ही चर्निंग एनर्जी को पूरे अर्थ के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल हीटिंग के इम्पैक्ट को भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। लेकिन आज ये सिस्टम फास्टर देन एक्सपेक्टेड लेवल से इरोड हो रहा है। खैर, अब इस स्टडी पर वापस आए तो नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश्ड इस स्टडी ने 1870 से सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया है। दोस्तों, कंप्यूटर मॉडल्स और पास्ट डेटा के बेस पर उन्होंने बेस डेटा तैयार किया है और उस बेस डेटा को सेट करके उन्होंने हिस्ट्री के ओशन करंट्स की इंटेंसिटी में हुए बदलावों को जांचने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने पाया कि एमोक ऑलरेडी एक एब्रप्ट शिफ्ट के मोड पर आ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से लेकर अब तक एमोक 15% ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है और आज ही अपनी वीकेस्ट स्टेट में है। दोस्तों, उनके मुताबिक आज एमोक उस ट्रैक पर चल रहा है जो ह्यूमन हिस्ट्री में 10,000 साल से नहीं देखा गया और उसी स्टडी के आधार पर इन ऑब्जर्वेशंस को नोट किया गया है। आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड से ग्लेशियर्स एंड आर्कटिक आइस शीट्स की मेल्टिंग से फ्रेश वाटर सी की ओर बढ़ रहा है और इस वजह से साउथ से आने वाले सॉल्टी और वार्मर वाटर की सिंकिंग को हैम्पर कर रहा है। दोस्तों, ग्लेशियर के मेल्ट होने से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्रेश वाटर का अमाउंट रैपिडली चेंज हो रहा है और ये चेंज सीधे तौर पर इन करंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। आप देखेंगे तो स्वाम्प के एब्सेंस में नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई हिस्सों का एवरेज टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन रीजन्स में टेम्परेचर गिरकर कुछ ही डेकेड्स में -10 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हाइटेंड स्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल पैटर्न्स में सब्सटेंशियल डिसरप्शंस और नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग सी लेवल राइज देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सभी वो फेनोमेनन है जिस पर धरती के करोड़ों जीव जंतु निर्भर होते हैं और अगर ऐसा होता है तो धरती के बायोस्फीयर पर लाइफ के सस्टेनेंस को बहुत मुश्किल बना देता है। यदि आपको सिनेरियो को हूबहू देखना हो तो इसका पोर्ट्रेल साल 2004 में आई फिल्म द डे आफ्टर टुमारो में किया गया है। वैसे फिल्म वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सटीक तो नहीं है क्योंकि वैश्विक परिवर्तन केवल कुछ ही दिनों में नहीं होते, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि फिल्म के पीछे का मुख्य विचार सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, इस स्टडी ने गल्फ स्ट्रीम और एमओ के कोलैप्स के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी प्रेडिक्ट किया है। आप देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाती है, जहां इसके हीटेड करंट्स विंटर्स के दौरान इस रीजन के टेम्परेचर्स को बैलेंस करने में बहुत अहम हो जाते हैं। ऐसे में अगर इन करंट्स में कोई डिसेलरेशन या फिर इंटरप्शन होता है तो वो इस रीजन में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि कोल्डर विंटर्स एंड हॉटर समर्स के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही सी लेवल राइज कोस्टल एरियाज के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेकर आएंगे। अमेज़न के वेट एंड ड्राई सीजन्स भी फ्लिप कर जाएंगे, जिससे रेन फॉरेस्ट अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और इन सब से दुनिया भर के टेम्परेचर्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली फ्लक्चुएट होंगे। देखा जाए तो इन सब के अलावा सदर्न हेमिस्फीयर और भी ज्यादा वार्मर हो जाएगा, यूरोप ड्रामेटिकली कूल होगा और यहाँ पर सबसे डेंजरस चीज ये कि इन सभी की स्पीड इतनी तेज होगी कि ह्यूमन को अडॉप्ट होने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा और ये सभी फ्लक्चुएशंस यहाँ के एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन लाइफ के बाकी स्पेयर्स को ड्रास्टिकली इंपैक्ट करने का पोटेंशियल रखती हैं, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स इसकी तुलना एक न्यू आइस एज से कर रहे हैं। और आइए चलते चलते अब ये जान लेते हैं कि ये न्यू आइस एज क्या है। दोस्तों, कई लाखों साल पहले अर्थ के ऊपर पेरियोडिकली बहुत ही लो टेम्परेचर्स देखने को मिला करते थे और उनको ही आइस एज कहा जाता था। अर्थ के ऊपर लास्ट आइस एज कई हजार साल पहले देखी गई थी। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक पहाड़ जितना बड़ा एस्टेरॉइड एक असॉल्ट राइफल से निकली बुलेट से भी 10 गुना तेजी के साथ एक फायरबॉल के रूप में मैक्सिको के युकेटॉन पेनिनसुला पर मौजूद शैलो सीज में टकराया। दोस्तों, इस फायरबॉल ने वहां पर मौजूद रॉक्स और सी वाटर को वेपर्स में तब्दील कर दिया। ये वेपोराइज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर जा पहुंचे और देखते देखते पूरे प्लेनेट के ऊपर स्प्रेड हो गए, ऊपर जाकर कूल टेम्परेचर पर। ये सैंड पार्टिकल्स के साइज के जितनी ही मॉल्टन रॉक्स की बूंदें सॉलिडिफाई होना शुरू हो गई और देखते देखते ये फायर ड्रॉप्स शूटिंग स्टार्स के झुंड के रूप में तब्दील हो गई। जब ये शूटिंग स्टार्स वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए तो उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया। नीचे धरती पर मौजूद डायनासोर्स ब्राइट ब्लू स्काई को रेड हॉट लावा की शीट में तब्दील होते हुए देखते रह गए। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से आग के गोलों की बौछार हो रही हो। बॉइलिंग हॉट स्काइज की गर्मी से ये डायनासोर्स उबल उबल करके मर गए
देखा जाए तो उस गर्मी के चलते धरती की बाकी चीजें भी जलने लगी। इन फायर्स ने इतना अधिक ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस किया कि स्मोक के बड़े बड़े क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सन को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया। यानी कि सनलाइट के पास अब धरती पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी धरती पर अंधेरा छाने के चलते टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा। दोस्तों सनलाइट न मिलने से फोटोसिंथेसिस भी बंद हो गया, जिससे पूरी फूड चेन भी डिस्टर्ब हो गई और सभी प्लांट्स और एनिमल्स या तो भूख से तड़प तड़प कर मर गए या फिर सब जीरो टेम्परेचर्स की ठंड से बेहाल हो गए। और देखा जाए तो इस इंसिडेंट ने धरती की 70% स्पीसीज को खत्म कर दिया। खैर अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि कई हजार साल पहले इस धरती पर यह सचमुच में हुआ था, जिसके बाद से इस धरती पर डायनासोर्स हमेशा के लिए लुप्त हो गए। दोस्तों यहाँ पर डायनासोर्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो दिन देखना पड़ा। पर आज हम इंसानों की गलती के चलते धरती को एक बार फिर से वही भुगतना पड़ सकता है। आज तो धरती पर ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस हो रहे सभी छोटे बड़े चेंजेस अल्टीमेटली हमें वापस से उसी डिवास्टेटिंग आइस एज की ओर लेकर जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और हर गुजरते दिन के साथ ये हमारे और भी करीब आती जा रही है। दोस्तों ऐसे में हमें चाहिए कि दुनिया भर की सरकारें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए समय रहते अप्रोप्रिएट कदम उठाएं। साथ ही आज पूरी दुनिया को इस रियलिटी को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, इससे पहले कि क्लाइमेट चेंज का कहर ह्यूमैनिटी की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दे। दोस्तों आपके इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।